गुड इवनिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ़िलहाल मैं इस टाइम ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मौजूद हूँ। 4-5 दिन पहले मैं फ़्लाइट लेके यहाँ वापस आया था। जैसा कि आप लोग काफ़ी सारे लोग आप लोग जानते हैं कि मैं यहीं पे ही होता हूँ, उज़्बेकिस्तान में ही होता हूँ और यहीं से ही मैं अपना ट्रैवल प्लान्स आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने पासपोर्ट को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट को, जिस पे ट्रैवल करना इज़ नॉट दैट इजी, आप उसको कैसे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बाय ट्रैवल करके। तो इस टाइम मैं अमीर तैमूर स्क्वायर में बैठा हूँ, तो काफ़ी पुरसकून माहौल है यहाँ पे और मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका एक रोड मैप है। अगर आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को, अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजेक्शन ना मिले एम्बेसीज़ की तरफ से, डिफरेंट एम्बेसीज़ की तरफ से, तो उसका ये रोड मैप है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे कंट्रीज़ ट्रैवल करें जहाँ पे आपको वीज़ा इजीली मिल जाता हो और वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लग गई। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि स्टिकर वीज़ा लगा के देती हैं और वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे एक ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो बन जाती है और ख़ास तौर पे स्टिकर वीज़ा जो है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लेकिन अगर काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि स्टिकर वीज़ा नहीं लगाती, जो कि ई वीज़ा देती हैं, लाइक काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, उसके अलावा सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि मैं इस टाइम सेंट्रल एशिया की एक खूबसूरत कंट्री उज़्बेकिस्तान में मौजूद हूँ। रिच इन कल्चर, रिच इन हिस्ट्री। बेसिकली ये कंट्री 1991 में सोवियत यूनियन, जो कि मौजूदा टाइम पे रशिया है, उससे ये आज़ाद हुई थी और इसके साथ तकरीबन 7 से 8 आई थिंक और 9 तकरीबन मुल्क जो है ना वो आज़ाद हुए थे। तो उसका पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का रोड मैप ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ ट्रैवल करें जो कि आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाता है और आपकी इमिग्रेशन भी ईज़िली क्लियर हो जाती है। लाइक सेंट्रल एशिया की मिसाल मैं आपको दूंगा, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान। लेकिन इस टाइम कज़ाकिस्तान के थोड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तानियों से रिलेटेड वीज़ा ईज़िली नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बिज़नेस वीज़ा या स्टडी वीज़ा तो मिल रहा है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा में थोड़े से मुश्किलात आ रही हैं पाकिस्तानियों को। अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो एयरपोर्ट से उनको ऑफलो अपना रिफ्यूज़ एंट्री कर देते हैं, जैसा कि सेम सिनेरियो रशिया में भी चल रहा है। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ और भी हैं सेंट्रल एशिया में जहाँ पे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बाय ई वीज़ा और बाय स्टिकर वीज़ा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा मशवरा ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ट्रैवल करें, लाइक यूएई हो गया, ओमान, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा कतर, जो कि पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन सब नेशनलिटीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है कतर, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी होती हैं, उसके बाद जाके आपको जो है ना वो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है उनका। उसके अलावा हमारे पास बहरीन हो गया, कुवैत नहीं दे रहा वीज़ा इस टाइम शायद पाकिस्तानियों को, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ये कुछ कंट्रीज़ आपने ट्रैवल कर ली, उसके बाद आप सेंट्रल एशिया की तरफ आएँ और उसमें हमारे पास उज़्बेकिस्तान आ जाता है, जो कि इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे भी आना मुश्किल है थोड़ा सा टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, लेकिन मिल जाता है। और ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उसके अलावा आप अज़रबैजान आ सकते हैं। अज़रबैजान ईज़िली वीज़ा दे रहा है पाकिस्तानियों को अनकरीब। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या सिचुएशन होगी, जब मैं गया था वहाँ पे तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही थी पाकिस्तानियों से रिलेटेड, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका ई वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तानियों को। उसके बाद आपने सेंट्रल एशिया में ये कंट्रीज़ कर ली और आपने मिडल ईस्ट भी ट्रैवल कर लिया, ठीक है। आपके तकरीबन कोई 8 से 7 मुल्क यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड पे आ जाएं, थाईलैंड वाली साइड पे आ जाएं। आप थाईलैंड ट्रैवल करें, पाकिस्तान से इजीली वीज़ा मिल जाता है। थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा है लेकिन मिल जाता है, पासपोर्ट पे आपकी हिस्ट्री भी बन जाएगी। बेसिकली हिस्ट्री अच्छी होती है, स्टैम्प्स की भी होती है, उसके अलावा जो ई वीज़ा जो स्टिकर वीज़ा होते हैं उनकी भी अच्छी हिस्ट्री होती है। उसके बाद आप मलेशिया आ जाएँ। मलेशिया में अभी होके आया, ई वीज़ा तो मिल जाता है, उसकी कुछ 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप फुलफ़िल करें, आपको ई वीज़ा 3-4 दिनों में मिल जाता है। बैंक स्टेटमेंट होगी, उसके अलावा आपकी बुकिंग हो जाती हैं, तो वो आप अपना रिटर्न फ़्लाइट की डमी बुकिंग लगा दें तो वो भी आपको मिल जाता है ई वीज़ा। वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे आपको थोड़ा इशू हो सकता है मलेशिया में, वहाँ पे थोड़ा सा
चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानियों से रिलेटेड। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं तो आप वो भी क्लियर कर लेंगे। आपने अब ये क्लियर कर ली, तकरीबन आपकी 10-11 कंट्रीज़ यहाँ पे ट्रैवल हो जाती हैं। ये आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड आपका बन गया। उसके बाद आप आ जाएं सिंगापुर की तरफ। जब आप ये सारी कंट्रीज़ ट्रैवल कर लें तो आप सिंगापुर ट्रैवल करें, बल्कि नहीं, सिंगापुर से पहले आप कोशिश करें कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये भी आप ट्रैवल कर लें अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप थाईलैंड और मलेशिया को कवर कर लें। थाईलैंड अगर नहीं भी करना चाहते तो थाईलैंड का, क्योंकि वीज़ा आपको एम्बेसी देती है वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो आपको थोड़ा सा टाइम लगाते हैं देने में, उसके लिए एजेंट्स बैठे हैं वो करवा देते हैं। लेकिन ई वीज़ा मलेशिया का है वो आपको मिल जाता है बैठे बैठे, आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएँ सिंगापुर की जानिब। सिंगापुर थोड़ा सा वीज़ा टफ़ है पाकिस्तानियों से रिलेटेड, इतना भी टफ़ नहीं है, लेकिन अगर आप एज अ बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं या अगर आपका कोई कारोबार है या आप कोई वर्क करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो भी आपको एक रिजेक्शन के बाद मैक्सिमम आपको वो वीज़ा जो है ना सिंगापुर आपको वीज़ा दे देता है। कोशिश करें कि जब आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हों या थाईलैंड, आप कोशिश करेंगे सिंगापुर का वीज़ा पहले ही ले लें। अगर नहीं मिलता तो फिर बाद में ये ट्रैवल करने के बाद अप्लाई करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिंगापुर वीज़ा दे देगा। तो अब आपकी तकरीबन मेरे ख्याल से अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 12 से 11 कंट्रीज़ यहाँ पे आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लग गई हैं, तकरीबन 12 मुल्कों की, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं है कि अगर आप ये कंट्रीज़ ट्रैवल कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप दूसरी यूरोपियन साइड कंट्रीज़ पे जा रहे हैं तो। शेंगन की मैं बात करूँगा इसके बाद। तो अगर आप ये कंट्रीज़ कर लें और आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हो तो मुश्किल है, फिर तो ज़ाहिर है शेंगन भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। कोई भी कंट्री शेंगन में उठा लें, 29 मुल्क हैं तकरीबन। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास आ गई है तकरीबन 12-13 मुल्कों की। उसके बाद आप फिर शेंगन के लिए अप्लाई करें। अब डायरेक्ट लोग शेंगन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। वीज़ा मोस्टली रिफ्यूज़ हो जाता है शेंगन का ऐसे। हाँ, अगर आपकी बहुत अच्छी टाइज है पाकिस्तान में, आपके नाम बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आप उनको मतलब आप पे कोई डाउट ही नहीं हो रहा, मतलब आप सवाल ही, मैं एक नॉर्मल ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक नॉर्मल बंदा कैसे अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो अब हम शेंगन की तरफ आते हैं। शेंगन में काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं, तकरीबन 27 कंट्रीज़ थे, लेकिन अब 28 या 29 हो गए हैं। बल्गेरिया और रोमानिया भी अब शेंगन का मेंबर है, यानी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। अगर आप इनमें से किसी का भी वीज़ा ले लेते हैं 29-28 मुल्कों में से, तो आप पूरा शेंगन एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन ये सब मुल्क हैं, उनके बीच में कोई सरहदें, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। आप सिंपल बस लें, आप सारा मतलब 4-5 मुल्क तो ऐसे आस पास जो पड़े आप तो वो ऐसे ही कवर कर लेंगे। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, शेंगन से पहले आप टर्की अगर कर लेते हैं तो वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। टर्की अगर आप कर लेते हैं, उसका वीज़ा भी थोड़ा टफ़ है आजकल, लेकिन अगर आप सिंगापुर और टर्की इकट्ठे मिला लें तो आपको मिल जाएगा टर्की का वीज़ा, ठीक है। उसकी सेम डॉक्यूमेंटेशन शेंगन वाली होगी है टर्की की, मतलब वही बैंक स्टेटमेंट है, वही कवर लेटर, वही हर चीज़, वही कंप्लायमेंट सर्टिफिकेट, पता नहीं क्या क्या, वो सेम शेंगन है। समझे, आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टर्की का वीज़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अनातोलिया एक ऑफिस है लाहौर में और इस्लामाबाद में, वो डील करता है। तकरीबन उसकी $200 मेरे ख्याल से उसकी फ़ीस चल रही है इस टाइम टर्की के स्टिकर वीज़ा की। और टर्की ई वीज़ा भी देता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास वैलिड शेंगन, यूके, जापान या यूएसए का वैलिड आपके पास पासपोर्ट पे वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 घंटे के अंदर या 24 आवर्स में आपको टर्की का ई वीज़ा मिल जाता है। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके ये तकरीबन 12-13 मुल्क जब हो जाते हैं तो आप शेंगन की तरफ आते हैं। शेंगन में आप कोशिश करें कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं शेंगन में जो कि जिनकी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी कम है, उसके अलावा आपकी उनकी जो है ना परसेंटेज भी अच्छी चल रही है अप्रूवल की, ठीक है। आप वहाँ अप्लाई करें, जैसा कि पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है स्पेन से आप अप्लाई करें। उसके अलावा नैदरलैंड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, शेंगन वीज़ा। उसके अलावा मेरे ख्याल से इटली भी होता था, लेकिन अब इटली का मुझे कंफर्म नहीं है कि वीज़ा दे रहा है कि उसकी रेशो क्या चल रही है, लेकिन इस टाइम बड़ी वर्स रेशो चल रही है पाकिस्तान में शेंगन वीज़ा की, जो कि टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं। मैं फैमिली, बिजनेस, इन वीज़ाज़ के बारे में भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे फोकस कर रहा हूँ। जब आप शेंगन वीज़ा, आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका मैक्सिमम एक रिजेक्शन के बाद आपका शेंगन वीज़ा लग जाएगा।
अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आपका शेंगन वीज़ा लग जाएगा। शेंगन वीज़ा की भी मिनिमल सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, आपकी होटल बुकिंग, आपकी रिटर्न फ़्लाइट होगी, आपका जो कवर लेटर में आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं। आप अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट ID, उसके अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्पॉन्सर आपको भी कर रहा है, फैमिली अगर आपको भेज रही है तो आपके घर वाले, तो उसकी एक एफिडेविट वगैरह लगता है, तो वो आपको एम्बेसी डिमांड करती है आपसे। ठीक है, अगर आपका आप शेंगन वीज़ा सपोज लग जाता है, ठीक है, आपकी 12-13 की हिस्ट्री होगी, आपके शेंगन भी आपने अप्लाई कर दिया, वो भी आपको लग गया, तो अब फ़िलहाल शेंगन वीज़ा आपका हो गया। अब लोग क्या करते हैं कि शेंगन लाजमी जाना चाहिए आपको, लोग शेंगन वीज़ा लगवा लेते हैं और जाते नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जिनका लग गया था वो तो लाजमी जाते हैं, क्योंकि इस टाइम इमिग्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों का। और यूरोप के अंदर लोग मतलब वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, यूरोप में जाके वापस नहीं आते, जिस वजह से वीज़ा नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को। नॉर्मल ट्रैवलर बहुत परेशान है। ठीक है, उसके बाद शेंगन के बाद लोग कोशिश करते हैं कि हमारा USA का वीज़ा लग जाए, द मोस्ट टफ वीज़ा फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। ठीक है, कुछ का बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, कुछ बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके तो ऐसे ही लग जाते हैं USA के वीज़े। ठीक है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री करने। मैं नॉर्मल ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप उसके बाद आप US वीज़ा अप्लाई करें। US वीज़ा की इस टाइम अपॉइंटमेंट का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में, 1 साल 8 महीने, 1.5 साल भी चल रहा है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने रिड्यूस किया अपना अपॉइंटमेंट टाइम USA वालों ने। लेकिन आप USA वीज़ा की अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी USA वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी एम्बेसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म फिल करके उसके बाद आप उसको किसी भी आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप कहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि USA का वीज़ा सारा इंटरव्यू बेस्ड होता है। ठीक है, कोशिश उम्मीद ये होगी कि कोई कंफर्मेशन नहीं है USA की इस टाइम, USA वीज़ा नहीं दे रहा, कभी दे भी रहा है कभी नहीं भी दे रहा। तो जब आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो वो भी देखते हैं कि भाई बंदा जो है ना बड़ा घूमा फिरा है और मतलब काफ़ी इस बंदे ने ट्रैवल किया, वो भी आपको वीज़ा दे देते हैं। मैक्सिमम एक रिजेक्शन भी लग गई तो अगर आपकी लग गई बड़ी बात है। ठीक है, वो लगा रहे हैं आजकल, कोई पता नहीं है, लोग USA घूम के वापस आके दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका रिजेक्ट हो जाता है। ये इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा लग सकता है अगर आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। यूरोप हो गया आपका, उसके अलावा ये छोटे मोटे सारे मतलब जो कंट्रीज़ हैं जो ईजीली वीज़ा दे देते हैं वो भी हो गए आपके। उसके बाद आपका USA वीज़ा जब लग गया ना, आपके लिए दुनिया ही ऐसे समझे रंगीन होगी यार। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी कि कोई आपको वीज़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई आपको वीज़ा ना दे। हाँ, कुछ चंद कंट्रीज़ हैं जिनकी जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं, बल्कि ओवरऑल दुनिया के लिए वो मतलब ओपन ही नहीं रहना चाहते वो कंट्रीज़। वो बिल्कुल ऐसे बंद कंट्रीज़ हैं, आइसोलेटेड कंट्रीज़ हैं, वो वीज़ा नहीं देते। USA पासपोर्ट होल्डर्स को भी वो लोग वीज़ा नहीं देते। लेकिन 90 से 80% ऐसे कंट्रीज़ जब आप USA वीज़ा लगवा लेते हैं ना, आपको वेलकम करते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं आपको। ख़ास तौर पे साउथ अमेरिका आप चले जाएंगे तो वो सारा वीज़ा ऑन अराइवल है आपके लिए। हाँ, अगर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है तो आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको 1-2 दिनों में मिल जाता है। तो अब आपका 80% पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अगर आपका USA वीज़ा लग गया तो। ठीक है, उसके बाद आप USA के वीज़े के बाद आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अगर आपके पास USA का वैलिड वीज़ा पाकिस्तान से 5 साल का मिल रहा है, अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो 10 साल का मल्टीपल एंट्री मिलता है। यहाँ पाकिस्तान में भी 5 साल का मल्टीपल एंट्री देते हैं। ठीक है, तो वो आप कनाडा का अप्लाई करें, वो आपको मिल जाएगा कनाडा का वीज़ा। आप कनाडा घूमें, USA जाएं, उसके बाद आप UK की तरफ आ जाएं, UK का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, जो कि इस टाइम बहुत ही तकरीबन USA के वीज़ा के बराबर टफ है। ठीक है, स्टडी वीज़ा तो इस टाइम अनेवा मिल रहा है ना पाकिस्तान में। मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, उसको आजकल कह रहे हैं कि USA का वीज़ा बन गया भाई, UK का वीज़ा भी। तो अब UK के वीज़े के लिए अगर आप देखें तो आपके पास बहुत अच्छी मतलब ट्रैवल हिस्ट्री है आपके पास साउथ ईस्ट एशिया है, आपके पास सेंट्रल एशिया है, आपके पास शेंगन है, आपके पास US है, आपके पास कनाडा है। आप अब UK का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको 99% आपको वीज़ा UK दे देगा। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा दे देगा। आप UK जाएं, UK घूम के आएँ। ठीक है, नहीं भी जाना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको मशवरा ये होगा कि आप जब वीज़ा लेते हैं तो आप उस कंट्री लाजमी जाएं। आप 4 दिन के लिए जाएं, 5 दिन के लिए जाएं, अपना बजट प्लान करें, अपनी हर चीज़ प्लान करके जाएं। आप जाएं सही, आप एंट्री की स्टैंप लगवाएं, क्योंकि आगे इमिग्रेशन ने भी आपसे बहुत कुछ पूछना होता है।
जब आप वीज़ा ले लेते हैं इसका ये मकसद मतलब नहीं होता हरगिज़ के भी आपको एंट्री लाजमी मिलेगी, आपको वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको लाजमी हर सूरत में एंट्री देंगी, उसका ये कन्फर्मेशन नहीं होती। वो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जो उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनको बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आप भी क्या करने आए हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आप जब उस इमिग्रेशन को फेस कर रहे होते हैं। तो खैर आप उसके बाद यूके के बाद आपका पासपोर्ट तकरीबन 95% अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अब दूसरी तरफ जाते हैं, हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्ट्रॉन्ग का मकसद ये है कि हाँ आपको बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको वीज़ा देंगी अब, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंट्रीज़ आपको बगैर डॉक्यूमेंट्स के वीज़ा देंगी, हर कंट्री का अपना एक प्रोसीजर होता है। वो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड करते हैं आपसे, और भी 5-6 चीज़ें पूछते हैं, फिर जाके आपका यूएसए वीज़ा भी आपके पास होता है, और भी वीज़ाज होते हैं वो भी आप उनको भेजते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि बंदा घूमने फिरने वाला है और बंदा बहुत कंट्रीज घूम के आया और उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग वीज़ाज हैं जो कि इस पासपोर्ट पे बहुत मुश्किल है लेना, इनके पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पे। तो आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड भी अप्लाई करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे जापान का वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं शेंगन से पहले मैं बताना भूल गया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जापान का वीज़ा भी अप्लाई कर दें सिंगापुर विज़िट करने के बाद। वो भी एक अच्छा वीज़ा है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा है अगर आप वो भी अप्लाई कर देते हैं और आप विज़िट भी कराते हैं जापान को। तो ये था भाई एक रोड मैप जो कि मैं सोचता हूँ, और मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में, और मैंने काफ़ी वीडियोस देखी बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स की, उससे मैं मुतासिर हुआ, या मैंने उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, या मैं उनकी वीडियो से इम्प्रेस होके एक रोड मैप मैंने अपने दिमाग में सोचा और आप लोगों से शेयर किया कि कैसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फ़ाइनेंस चाहिए आपको, इसके लिए आपके पास जो है ना टाइम होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद फ़ाइनेंस भी सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए आपका एक स्टेटस होना चाहिए कि आप हो क्या, मतलब आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर, आप करते क्या हो, आप हो क्या, मतलब आपके पास इनकम है तो कहाँ से है, अगर आप नहीं कमाते तो कौन देता है आपको, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक रोड मैप था जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से अपने इस वीकेस्ट पासपोर्ट जो कि इस टाइम 3रे नंबर पे नीचे से है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर है, अभी काफ़ी टाइम है इसको ग्रो होने में। और मैं कोशिश करता हूँ कि कंसिस्टेंसी अपने चैनल में लेके आऊँ, क्योंकि ट्रैवल तो हर वक्त नहीं हो पाता ना। तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी कुछ वीडियोस बना दूँ ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे, जो मैं कंट्री इंशाल्लाह कभी ट्रैवल करूँगा, तो या कोई और इन्फॉर्मेशन अगर मेरे जहन में आई तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। खुदा हाफिज़।